नमस्कार। आज तारीख है 20 अगस्त 2024। वर्तमान में लेटरल एंट्री अर्थात बिना परीक्षाओं के आईएएस बनने की जोर शोर से चर्चा चल रही है, विवाद भी हो रहा है। क्या होता है लेटरल एंट्री, हम इसको समझेंगे। सिविल सेवाओं का इतिहास क्या रहा, अखिल भारतीय सेवाओं की संवैधानिक स्थिति क्या है, संघ लोक सेवा आयोग की संवैधानिक स्थिति क्या है, जर्नलिस्ट और टेक्नोक्रेट से क्या विवाद है, विशेषज्ञों की भर्ती कब से की जा रही है, इसके लिए कौन कौन कमेटियां बनाई गई, इन सब के संबंध में हम चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं लेटरल एंट्री। हाल ही में भारत सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक नोटिफिकेशन जारी किया कि संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पदों के लिए मात्र साक्षात्कार के आधार पर जो टेक्नीशियंस हैं या विषय के विशेषज्ञ हैं, एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, उनको भर्ती किया जाए और संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पद पर नियुक्त किया जाए। ये नोटिफिकेशन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया। ये नोटिफिकेशन आते ही विवाद शुरू हो गया। सबसे पहले हम समझेंगे कि सचिवालयों में पद की हायरार्की क्या होती है, मतलब पद सोपान कैसे होता है, पद किस क्रम में बने होते हैं, वरिष्ठता से लेकर के और नीचे तक हम आएंगे। तो सबसे पहला जो ऊपर सचिवालय में जो पद होता है वह सचिव का होता है, सचिव, सेक्रेटरी। फिर जो सेकंड आता है वरिष्ठता के आधार पर वो होता है अपर सचिव, एसीएस, अपर सचिव। फिर जो तीसरे क्रम पे आते हैं वो होते हैं संयुक्त सचिव, फिर होते हैं निदेशक और फिर होते हैं उप सचिव और फिर इसके बाद होते हैं अवर सचिव, अंडर सेक्रेटरी। वो अपर सचिव ऊपर वाले, ये अवर सचिव, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होएगा। ये पदों की हायरार्की होती है। भारत सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त सचिव, निदेशक और अवर सचिव, अंडर सेक्रेटरी पद के लिए नोटिफिकेशन संघ लोक सेवा के माध्यम से जारी किया और ये नोटिफिकेशन आया कि बिना परीक्षा के इंटरव्यू के माध्यम से इनको आईएएस इन पदों पर नियुक्त किया जाए। पहले हम समझते हैं कि इन पदों पर कौन पहुंचता है। सामान्यतः संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाएं टेक्नीशियंस की और गैर टेक्नीशियंस की, जिनको हम अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। दो तरह की अखिल संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दो तरह की परीक्षाएं ली जाती हैं। एक भर्ती टेक्नीशियंस की होती है, एक होती है गैर टेक्नीशियंस की। सामान्य तौर पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो जिन्हें हम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस के नाम से जानते हैं, ये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा देते हैं और विभिन्न पदों पर ये नियुक्त होते हैं। सामान्य तौर पर अखिल भारतीय परीक्षाएं जो होती हैं, संघ लोक सेवा आयोग जो परीक्षाएं लेते हैं वो 3 स्तर पर होती हैं। पहले हम प्रारंभिक परीक्षा देते हैं, फिर मुख्य परीक्षा देते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं। ये 3 स्तर की परीक्षा दे करके हम जिलों में कलेक्टर बनते हैं और प्रमोशन के आधार पर फिर हम उप सचिव, निदेशक, संयुक्त सचिव, अपर सचिव और सचिव बनते हैं। ये काफी वरिष्ठ पद माने जाते हैं और काफी सीनियर लेवल पहुंचने पर हम इन पदों पर पहुंचते हैं। अब लेटरल एंट्री की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम सामान्य तौर पर जो अखिल भारतीय सेवाओं से संघ लोक सेवा से जो परीक्षार्थी आते हैं, परीक्षाओं दे के आते हैं, जर्नलिस्ट माने जाते हैं और इनकी जो न्यूनतम डिग्री होती है वो स्नातक स्तर की होती है। किसी भी परीक्षा में वो कोई भी ह्यूमैनिटी के विषय हो सकते हैं, साइंस के विषय हो सकते हैं, टेक्नीशियंस के विषय हो सकते हैं, वो कोई भी विषय हो सकते हैं। अगर आपके पास स्नातक की सामान्य डिग्री है तो आप संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के स्तर पर या केंद्रीय स्तर की जो परीक्षाएं ली जाती है उन पर आप अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। सामान्य तौर पर ये एक प्रक्रिया है। अब हम बात करेंगे सिविल सेवाओं के इतिहास के बारे में। सिविल सेवाएं जो हमारे अखिल भारतीय सिविल सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सिविल सेवाएं ब्रिटिश शासन काल से शुरू हो जाती हैं। ब्रिटिश शासन काल में लॉर्ड मैकाले समिति 1854 के आधार पर अखिल भारतीय सिविल सेवा, जिसे देश की आजादी के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा कहा जाने लगा, ब्रिटिश शासन काल से शुरू हो जाती है। एकदम इसमें समय समय पर सुधार हुआ। अखिल भारतीय सेवाएं ब्रिटिश शासन काल में चलती रही। देश की आजादी के बाद संघ लोक सेवा आयोग बनाया गया जो संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक है।
इसको हम याद रखेंगे। हालांकि ब्रिटिश शासन काल में ही लोक सेवा आयोग बन गया था, लिया कमीशन के आधार पर 1935 के आधार पर फेडरल का पब्लिक सर्विस का, वो हम चर्चा है हम बात कर लेंगे। यहाँ हम देश की आजादी की बात की हम बात करते हैं। देश की आजादी के बाद हमारे संविधान में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है। इस तरह राज्य लोक सेवा आयोग राज्यों के लिए है और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हो सकते हैं। और यही इसी दौरान हम अखिल भारतीय सेवा जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 309, 310, 311, 312, 323 ए और 335 ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अनुच्छेद 309 अनुच्छेद 300 ये कहता है कि अखिल भारतीय सेवाएं की परीक्षा होगी और भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी इसको रेगुलेट किया जाएगा। अनुच्छेद 310 ये कहता है कि राष्ट्रपति की अनुमति तक कोई अखिल भारतीय जो सेवक है अपने पद पर रह सकते हैं। 311 अखिल भारतीय सेवाओं में या केंद्रीय सेवाओं में जो लोग नियुक्त होते हैं या स्टेट सिविल सर्विस में भी आते हैं उनको एक प्रकार का प्रोटेक्शन दिया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा सुरक्षा दी गई है। उनकी बिना जांच पड़ताल के उनको बर्खास्त नहीं करते, उनको हटाने की, उनको रिमूवल करने की, उनको डिस्मिसल करने का एक प्रावधान होता है। वो आपके अनुच्छेद 311 में है जो सिविल सेवाओं के संरक्षण के संबंध में है। अनुच्छेद 312 ये कहता है कि राज्यसभा एक प्रस्ताव के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन 312 अब महत्वपूर्ण अखिल भारतीय सेवाओं के लिए यही है। लेकिन अनुच्छेद 323 ए जो बाद में बनाया गया है ये केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिए है। अनुच्छेद 323 ए अगर सिविल सेवाओं में अगर कोई किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होती है, उनके सेवा शर्तों में कोई विवाद होती है तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण पर जाते हैं। अनुच्छेद 335 ये कहता है कि जब अखिल भारतीय सेवाओं के स्तर पर, केंद्रीय सेवाओं के स्तर पर या स्टेट सिविल सर्विस स्तर पर जब कोई नियुक्तियां की जाएंगी तो अनुच्छेद 335 के अंतर्गत SC और ST का ध्यान रखा जाएगा, इनका रिप्रेजेंटेशन बना रहे ये ध्यान रखा जाएगा। ये हमारे अखिल भारतीय सेवाओं की संवैधानिक स्थिति है जो अनुच्छेद 309, 310, 311, 312, 323 ए और 335 ये अपन ने समझ लिया। ये और इनके लिए जो कमेटियां गठित की गई थी अखिल भारतीय सेवा तो लॉर्ड मैकाले समिति 1854 में और आजादी के बाद 1974 में कोठारी समिति आई जिसके आधार पर आज आप प्री मेंस और इंटरव्यू देते हैं। ये रिकमेंडेशन 1978 में आ गई थी और 78 में लागू हो गया था। तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और ये इंटरव्यू जो वर्तमान में प्रक्रिया चल रही है ये सतीश चंद्र कमेटी भी 1988 में आई, 1989 में अपना इन्होंने रिपोर्ट दिया। इसके बाद की रिकमेंडेशन लागू हुई जिसमें आपके अखिल भारतीय सेवा जो आप यूपीएससी के एग्जाम देते हैं उसमें जो निबंध का प्रश्न पत्र है और इंटरव्यू को 200 से बढ़ा करके 300 अंकों कर दिया गया। ये बड़ी कॉमन बात है तो आपकी चर्चा के लिए हम बता दे रहे हैं। ये आपका इतिहास हो गया। अब ये जो टेक्नोक्रेट्स और जर्नलिस्ट अखिल भारतीय सेवा में जो यूपीएससी से परीक्षाएं, सामान्य परीक्षाएं दे करके आते हैं, जो रूटीन परीक्षाएं होती हैं वो एक जर्नलिस्ट में यानी सामान्यज्ञ कहलाते हैं। उनका ऐसा मानना है, शासन का ऐसा मानना रहा ब्रिटिश शासन काल में भी और देश की आजादी के बाद ही कि सामान्यज्ञ जो सामान्य परीक्षाएं देकर के, सामान्य विषयों को पढ़ करके न्यूनतम स्नातक स्तर की परीक्षाएं पास करके आते हैं, उनका एक दृष्टिकोण बड़ा उदार होता है और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से उनका प्रबंधन करने की वे अच्छी स्थिति में होते हैं। इसलिए हमेशा हमारे अखिल भारतीय सेवाओं में और हमारे केंद्रीय सेवाओं में जो हमारी सिविल सर्विसेज हैं उनमें जर्नलिस्ट को सामान्य कहा जाता है। अब जो पढ़ेंगे जर्नलिस्ट वर्सेस टेक्नोक्रेट्स ये सब बातें हम और भी चर्चा करेंगे, अभी जो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं। ये जर्नलिस्ट और टेक्नोक्रेट्स ये हमें जरूरत क्यों पड़ी कि हम विशेषज्ञों की भर्ती करें। सामान्य तौर पर ब्रिटिश शासन काल में सामान्य होते रहे लेकिन ब्रिटिश शासन काल में ही विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती रही क्योंकि विकास करने के लिए आपको विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। जब आपका फॉरेस्ट हो गया, सांख्यिकी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वित्त हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, मौसम हो गया, ये एक प्रकार की तकनीकी सेवाएं हैं और इन तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसा माना जाता है
कि इन विषयों को जानने वाले या इन क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले या इन क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके लोगों के पास एक अनुभव होता है और इन परीक्षाओं इनके विषयों को भी उन्होंने पास कर रखा है, इसलिए ये टेक्नोक्रेट्स कहलाते हैं। तो जो केंद्रीय स्तर पर ऐसी बहुत सारी अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं जो तकनीकी सेवाएं कहलाती हैं, जिसमें आपका मौसम है, आर्थिक सेवा है, सांख्यिकी सेवा है, वन सेवा है, ऐसी सेवाएं हैं जो तकनीकी स्तर की सेवाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि देश के विकास के लिए आर्थिक उदारीकरण के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद विशेषज्ञों की बड़ी जरूरत है। सामान्य जी बहुत सारे काम नहीं कर पाते, संचार क्रांति हो चुकी है, उद्योगों का बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, अधोसंरचना का विकास करना है, सैटेलाइट उपग्रह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना है। ये सब चीजें हो जाने से टेक्नोक्रेट्स की ज्यादा बातें सामने आने लगी। ऐसा कहा जाने लगा कि अगर टेक्नोक्रेट्स को हम ठीक से महत्व नहीं देंगे या विभिन्न पदों पर टेक्नोक्रेट्स नहीं होंगे तो बहुत सारी जो तकनीकी सेवाएं हैं उसका लाभ हम नहीं उठा पाएंगे और हम पिछड़ जाएंगे। किस लिए टेक्नोक्रेट्स को महत्व दिया गया? क्योंकि आपकी यूपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं वो काफी लंबी प्रक्रियाएं होती हैं। बहुत सारे योग्य लोग हैं वो इन परीक्षाओं को नहीं देना चाहते या नहीं देते हैं। तो शासन का ऐसा मानना है कि ऐसे लोगों को जो विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हैं, वो निजी क्षेत्र में काम कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, कारपोरेशन में हो, कंपनी में हो, मल्टीनेशनल कंपनियों में हो या किसी पब्लिक इंटरप्राइजेज में हो, या उनके पास किसी विषय पर एक्सपर्टीज है, किसी स्ट्रीम पर वो अच्छी तरह से विषय की विशेषज्ञता है, उस चीज का उनका प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो लेटरल एंट्री के माध्यम से उनको संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पदों पर बैठाया जा रहा है। ये चल रहा है। अब इसकी शुरुआत कहाँ होती है, इसकी हम बात कर लेते हैं। ये इसी जब टेक्नोक्रेट्स की बात ब्रिटिश शासन काल से हो जाती है। ब्रिटिश शासन काल में नॉर्थ कोस्ट ट्रेवल कमेटी ये 1854 में आ गई थी। तो ब्रिटिश नॉर्थ कोस्ट ट्रेवल कमेटी ने इस बात की जिक्र किया था कि एक प्रकार का द्विविभाजन कर लिया था जर्नलिस्ट में और टेक्नोक्रेट में, कि ये सामान्य सेवाएं और विशेषज्ञ सेवाएं। मेघालय कमेटी ने भी इस बात को की। बेसिकली 1968 में ब्रिटेन की एक कमेटी थी, फुलटन कमेटी। फुलटन कमेटी ने विशेषज्ञों को महत्व देने के लिए, विशेषज्ञों को सेवाओं में रखने के लिए, विशेषज्ञों को जर्नलिस्ट से ऊपर रखने के लिए बात अपनी रिकमेंडेशन की थी। यह हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, ये फुलटन कमेटी ब्रिटेन की। भारत की बात हम करते हैं। भारत में भी विशेषज्ञों को महत्व देने की बात की गई। देखिए हम इसको चर्चा करते हैं। देखिए द्वितीय वेतन आयोग था उसमें आया, अनुमान समिति में आया, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में आया। द्वितीय प्रशासनिक सुधार जिसके 2005 में इसकी रिकमेंडेशन आई थी, जिनकी अध्यक्षता श्री बीरप्पा मोइली जी ने किया था। इन्होंने लेटरल एंट्री की या सेवाओं में विशेषज्ञों को भर्ती करने की बात की थी। तो ये और 2002 में सिविल सर्विस रिव्यू कमेटी बनी थी जिसकी अध्यक्षता योगेंद्र अलग ने किया था। इनमें भी टेक्नोक्रेट्स को, विशेषज्ञों को लेटरल एंट्री के माध्यम से सेवाओं में लाने के लिए बात किया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है 2017 की जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी, रिकमेंडेशन थी, उसके आधार पर वर्ष 2018 में लेटरल एंट्री को समाहित कर लिया गया और लेटरल एंट्री की प्रथम बार भर्ती की गई। हम इतनी बात में हमने कर लिया। और लेटरल एंट्री ऐसी कोई नई बात नहीं है। हम विषय के विशेषज्ञों को, अच्छे अनुभवशील व्यक्तियों को, ज्ञानवान व्यक्तियों को, स्किल्ड पर्सन्स को हम हमारे देश में पहले से भी लेटरल एंट्रियों के द्वारा विभिन्न सेवाओं में भर्ती की जाती रही है। आप याद करें 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर थे, जिन्हें 1971 में भारत सरकार ने आर्थिक सलाहकार बनाया। बाद में ये रिजर्व बैंक के गवर्नर भी बने और बाद में तो हम जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बने। इसी तरह डॉक्टर रघुराजन हो गए, बिमल जालान हो गए और नंदिनी नीलकेणी जो कि हमारे आधार कार्ड को बनाने के लिए जो आधार कार्ड जो विशिष्ट प्राधिकरण है उसकी अध्यक्ष बने। आधार कार्ड में उन्होंने बहुत बड़ा काम देश के लिए किया है। तो नंदन नीलकेणी हो गए। वर्गीज कुरियन जो ऑपरेशन फ्लड के लिए, श्वेत क्रांति के लिए, दुग्ध क्रांति के लिए जाने जाते हैं, इनका बहुत बड़ा नाम है, इनको हम याद रखें। और सैम पित्रोदा जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और CDAC में इनकी नियुक्ति हुई थी, तो सैम
पित्रोदा जी और मोंटेन सिंह अहलूवालिया योजना के उपाध्यक्ष बने और विभिन्न प्रकार के जो हमारी टेक्नोक्रेट सर्विस में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो हमको याद रखना चाहिए। तो हम इतनी बातें हमने कर लिया कि जो सिविल सेवाएं हैं वो तकनीकी, गैर तकनीकी और टेक्नोक्रेट्स की बात कहाँ से आई। तो इस तरह की बातें हमारे सिविल सेवाओं में चलती रही हैं। और आज लेटरल एंट्री जब ये नोटिफिकेशन आया 45 पदों के लिए 23 विभागों के लिए का नोटिफिकेशन आया, तो विवाद की स्थिति निर्मित हो गई कि जब अखिल भारतीय सेवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाएं दी जाती हैं तो इस तरह की बैकडोर एंट्री क्यों दी जाती है। विवाद 2-3 तरह से किया गया। प्रथम विवाद तो यह किया गया कि इसलिए यह एक प्रकार का भेदभाव, जबकि क्योंकि भेदभाव इसलिए कि हमारा संविधान समानता का अधिकार कहता है, नियोजन में अवसर की समानता होगी, ये हमारा संविधान कहता है। तो इस तरह की भर्तियां भेदभावपूर्ण होंगी, क्योंकि जो संघ लोक सेवा जो परीक्षा लेता है एक प्रकार की सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की परीक्षा है ना। हम सब परीक्षाएं देते हैं, उसमें जो योग्य होता है परीक्षाओं में पास करता है, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में आगे बढ़ता है, वो जाकर के IAS बनता है और ये सचिवालय स्तर पर जो सचिव के पद होते हैं उनको सुशोभित करते हैं। तो इस तरह की बातें आई। तो एक तो भेदभाव, भाई भतीजावाद, ये भी बात है। और एक मुद्दा यह आया कि लेटरल एंट्री में कोई आरक्षण की बात नहीं थी, आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि हमारा संविधान कहता है, अनुच्छेद 335 ये कहता है कि जब आप कोई इस तरह की भर्तियां, अखिल भारतीय सेवाओं स्तर की भर्तियां करेंगे, सिविल सेवकों की भर्ती करेंगे, तो अनुसूचित जाति और जनजाति का विशेष ख्याल रखेंगे। तो यहाँ आरक्षण की भी बात नहीं थी। इस तरह से जब लेटरल एंट्री की बात आगे बढ़ी तो विपक्षी पार्टियों ने और अन्य लोगों ने इसका विरोध भी किया। तो आज तक की जो न्यूज थी, ऑल इंडिया रेडियो ने मध्याह्न की जो न्यूज थी, सायंकाल जो न्यूज आई, ऐसा सुनने में आया है समाचारों के माध्यम से कि भारत सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को एक पत्र लिखा है कि लेटरल एंट्री की जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की है उसको निरस्त कर दिया जाए। मैं आशा करता हूं कि आप अखिल भारतीय सेवा, सिविल सेवाओं का इतिहास, संघ लोक सेवा आयोग, तकनीकी सेवा, गैर तकनीकी सेवा और इनमें होने वाले विवाद को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यह जो हमने अभी लेक्चर्स दिए हैं, व्याख्यान दिए हैं, यह न केवल आपको लेटरल एंट्री को समझने में सुविधा करेगा, बल्कि जो सिविल सेवाओं की भूमिका होती है और जो सिविल सेवाओं का एक बेसिक मैप है, बेसिक जो ड्राफ्ट है, आप अच्छी तरह समझ पाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। जय हिंद, जय भारत।